हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम नए सब्जेक्ट के स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इंडियन बैंकिंग सिस्टम जैसे कि नाम से ही पता लगता है, ये हमारे पूरे इंडिया में कैसे बैंकिंग का स्ट्रक्चर है, बैंकिंग कहाँ से इवॉल्व हुई, आज बैंकिंग किस स्टेज में है, आगे फर्दर इसमें क्या क्या होगा, उन सब के साथ रिलेट करता है। आज हम करेंगे इसमें यूनिट वन में बेसिकली दो मेजर टॉपिक है। पहला, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, और दूसरा एपेक्स इंस्टीट्यूट्स। स्ट्रक्चर मैंने इस वीडियो में कवर किया है और एपेक्स मैंने आगे अपनी 4-5 वीडियो बनाई है जिनका लिंक लास्ट में अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो, जिनमें मैंने कवर किया है। उसके अलावा इस यूनिट में 2-3 टर्म्स है जो कि हमारे आगे यूनिट्स में डिटेल में आई है, जैसे कि आरआरबीज, कोऑपरेटिव बैंक्स और डेवलपमेंट बैंक्स। इन सब का जस्ट हम इस वाली यूनिट में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बाकी इनके सारी डिटेल में एक्सप्लेनेशन वगैरह मैं आगे की वीडियोस में करूँगा, जिनमें ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में पढ़नी है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक से। सबसे पहले हम आते हैं बैंकिंग के ऊपर। सबसे पहले बैंकिंग का मतलब क्या होता है आज हम सीखेंगे। The acceptance for the purpose of lending as investment of deposits from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by check, draft order or otherwise। बैंकिंग का सीधा सा मतलब क्या होता है कि मैंने लोगों से डिपॉजिट्स लिए जिनको मैंने लो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया उनकी सेविंग्स के लिए, और हाई इंटरेस्ट पे किसी और को लेंड कर दिया। ये काम पहले जितने भी हमारे ज़मींदार वगैरह वो लोग करते थे। वो लोग क्या करते थे, जो उनके पास मनी होता था वो एग्रीकल्चर या जितने भी लेबर वगैरह थे उन सबको प्रोवाइड करते थे फॉर एक्टिविटीज़। हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई तो गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि ये वाला जो सेक्टर है ये बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, और कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बैंकिंग बहुत एक मेजर रोल प्ले करेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट पास किया 1934 में, और आरबीआई को इस्टेब्लिश किया। इसलिए बैंकिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। बैंकिंग के वही फीचर्स वगैरह अगर आप करोगे तो क्या आ जाएंगे, एक क्रेडिट प्रोवाइड करता है, विड्रॉल होता है, डिपॉजिट्स होते हैं, लोन हो गए, ये सारी चीज़ें। ठीक है। इसके बाद हमारा एक बहुत ही मेन टॉपिक आता है जो है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इसमें सबसे ऊपर, ये मैं अलग अलग पेन यूज़ कर रहा हूँ ताकि अलग अलग लेवल्स आपको पता लग सके। सबसे ऊपर आया आरबीआई यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का जैसे ही मैं नीचे गया ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, शेड्यूल्ड बैंक्स। मैं साथ साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ ताकि हम लोगों का टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। शेड्यूल्ड बैंक्स मेरे वो बैंक्स होते हैं जो आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग रजिस्टर करे जाते हैं। इन सारे बैंक्स में मिनिमम मेरे को 0.5 मिलियन का रिज़र्व कंपलसरी है। ये आरबीआई की सारी गाइडलाइंस वगैरह को फॉलो करते हैं। अनशेड्यूल वगैरह वो सारे बैंक्स जो आरबीआई एक्ट के सेकेंड शेड्यूल के अंडर नहीं बने, वो सारे अनशेड्यूल में आ जाएंगे। इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कम अनशेड्यूल बैंक्स है, या हम इनको अनऑर्गेनाइज्ड बैंक्स भी बोल सकते हैं। इनका रिज़र्व 5 लाख यानी कि 0.5 मिलियन से कम होता है। शेड्यूल बैंक्स फर्दर डिवाइड होते हैं कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स में। कमर्शियल जैसे कि हम लोगों को नाम से ही पता लग रहा है, बेसिकली वो बैंक्स हैं जो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए इस्टेब्लिश करे गए हैं। इनका काम है एक जने से सस्ते उस पर इंटरेस्ट पे पैसे लेना और फर्दर मनी को लेंड करना या प्रोवाइड करना। ठीक है। कोऑपरेटिव मेरे वो है जैसे कि बेसिकली जैसे कि हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जिसमें उसके मेंबर्स ही सारी चीज़ करते हैं, वही पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, वही पैसा लोन पे लेके जा रहे हैं, वही काम मेरा कोऑपरेटिव बैंक्स करते हैं। मेंबर्स ही उसे ओन करेंगे, मेंबर्स ही उसके प्रॉफिट ले पाएंगे, मेंबर्स ही उससे लोन ले पाएंगे वगैरह, वो सारा मेरा कोऑपरेटिव बैंक्स में आ जाते हैं। ये हम आगे की यूनिट्स में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर कंटिन्यू करते हैं। कमर्शियल बैंक फर्दर डिवाइड होते हैं पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक्स
और लास्ट में RRBs यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स। पब्लिक बैंक्स मेरे वो बैंक्स हैं जिसमें मेरी गवर्नमेंट का मेजर स्टेक है। प्राइवेट बैंक्स जिसमें मेरी गवर्नमेंट का कोई भी स्टेक नहीं है। फॉरेन बैंक्स जो कि बैंक्स जिनके हेडक्वार्टर्स बैंक्स के दूसरी कंट्रीज़ में और वो हमारी कंट्री में आके बिजनेस कर रहे हैं। RRBs मेरे गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, बट ये स्पेशली कुछ रीजन वाइज डेवलपमेंट के लिए ही बनाए जाते हैं। पब्लिक बैंक्स में फर्दर आते हैं, सबसे पहला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनलाइज्ड बैंक्स, अदर्स। SBI जैसे कि हम सब जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितना इम्पोर्टेंट है, ये कितना मेजर रोल प्ले कर रहा है, ये भी हमारे यूनिट 2 में आएगा डिटेल में। नेशनलाइज्ड बैंक्स मेरे वो बैंक्स थे, इसके पीछे एक कहानी है जो कि हम लोग पढ़ते हैं। असल में हुआ क्या था, जब मेरी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली थी, मेरा बैंकिंग सेक्टर वगैरह ज़्यादातर प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में था। गवर्नमेंट को एक चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि अगर गवर्नमेंट को बैंकिंग को डेवलप करना है तो उसे इस गेम को प्राइवेट से गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितने भी उस टाइम के मेजर बैंक्स थे, उन सब ने मेजर या मैक्सिमम स्टेक्स या शेयर्स खरीद लिए और उन्हें कन्वर्ट कर दिया पब्लिक बैंक्स में। इसे हम नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स भी बोलते हैं। इसी के साथ हमारा स्ट्रक्चर ख़त्म होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, IBS यानी कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम, और इसमें आज लोग हम पढ़ेंगे RBI। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे सबसे पहले RBI की हिस्ट्री, RBI आया कहाँ से, इसको क्यों बनाया गया, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद आएंगे इसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बाद हम पढ़ेंगे RBI के फंक्शंस के बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में 90% आता है, जो कि है मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़, और लास्ट में क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ RBI से। हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे RBI कहाँ से आया, कैसे बना, क्यों बना, सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। RBI जब इस्टेब्लिश हुआ था स्टार्टिंग में, RBI एक प्राइवेट ओन्ड बैंक था। प्राइवेट सेक्टर इसको ओन करता था और गवर्नमेंट का इसमें कोई भी शेयर नहीं था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इनकॉर्पोरेट किया था आफ्टर। हाँ, तो RBI को जो बनाया गया था वो हिल्टन यंग कमीशन और द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। ये एक 1926 में इस कमीशन ने रिपोर्ट दी थी, जिसने बोला था कि एक सेंट्रल बैंक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। RBI को इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को, और इसका एक्ट जैसे कि हम पहले भी अपने बैंक्स वगैरह में देखते हैं, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, नाबार्ड हो या कुछ भी हो, 1 साल पहले इसका एक्ट पास कर दिया गया था जो कि 1934 से आता है। RBI एक्ट 1934, जिसमें बताया गया कि RBI में क्या क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्यों करेंगे, इसकी क्या पावर्स होगी, सारी एक तरीके से डिफाइन कर दी गई थी। RBI का जो इनिशियल हेडक्वार्टर था वो था कैलकाटा को हमेशा ब्रिटिश टाइम में बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी, क्योंकि जितना भी ट्रेड वगैरह था ब्रिटिश का वो ईस्ट इंडिया कंपनी से होता है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इनिशियली कैलकाटा बेस्ड थी। इसलिए जितनी भी स्टार्टिंग की इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर्स वगैरह जितने भी होते थे सारे कैलकाटा होते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो कैलकाटा एक कॉर्नर में लोकेटेड है, जहाँ से ऑल ओवर इंडिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ऑल ओवर इंडिया के लिए वो फिजिबल नहीं है। इसलिए जो भी हमारे फाइनेंशियल कैपिटल्स वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें थी सारी शिफ्ट कर दी गई, सबके हेडक्वार्टर्स बॉम्बे ले गए हम लोग, जो कि है मुंबई। तो 1937 में ये RBI का मेन जो हेडक्वार्टर है वो बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया। जो RBI इस्टेब्लिश हुआ था, जैसे कि मैंने बताया, वो प्राइवेटली ओन्ड बैंक था जिसका पेड अप कैपिटल इनिशियली 5 करोड़ रुपीस था। बट जैसे गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ, सब कुछ हुआ कि एक नेशनलाइज बैंक की ज़रूरत है, तो इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया 1949 में। 49 में RBI का नेशनलाइजेशन हो गया। नेशनलाइजेशन मतलब जब प्राइवेटली ओन चीज़ों को गवर्नमेंट खरीद लेती है तो उसे हम नेशनलाइजेशन बोल देते हैं। नेशनलाइजेशन मतलब प्राइवेट ओन से गवर्नमेंट ओन हो गया।
इसके अलावा हम एक दो चीज़ें और देख लेते हैं आरबीआई की, जैसे कि आरबीआई का पहले गवर्नर कौन थे, क्या क्या हुआ, क्या चीज़ वगैरह। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, जो कि थे 1935 से 1937 तक। ऐसे ही जो फर्स्ट इंडियन आए थे, इंडियन गवर्नमेंट थे हमारे सीवी देशमुख हमारे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर भी थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, जो कि थे 1943 से 1949 तक। एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली ये भी है कि जो इनिशियली फाइनेंशियल ईयर होता था आरबीआई का, वो 1 जुलाई से लेके 30 जून होता है। उसके अलावा आरबीआई, एक फैक्ट और जस्ट जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आरबीआई नोट प्रिंटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट ये कॉइन्स मिंट नहीं करती। एक छोटा सा फैक्ट था, मतलब एग्जाम के लिए जरूरी नहीं, बट कोई बात नहीं, अगर शीट्स बढ़ानी हो तो ये चीज़ें हमारे काम आती है। इसके बाद हम चलते हैं हिस्ट्री के बाद आरबीआई के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया था, मैं बस एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने पहले ही यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है वगैरह वगैरह। आरबीआई जो है वो गवर्न बाय सेंट्रल। हाँ, तो आरबीआई का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। आरबीआई के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, जो कि हर 4 साल में चेंज होते हैं। ये मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। उसके बाद इसमें सबसे पहले ऑफिशियल डायरेक्टर और नॉन ऑफिशियल, दो तरह के डायरेक्टर्स होते हैं। ऑफिशियल डायरेक्टर कौन से होते हैं? एक तो जो मेरा आरबीआई का गवर्नर होता है, जैसे कि हमारे पहले थे रघुराम राजन, जो कि अब नहीं चेंज हो गए, वो मेरे ऑफिशियल थे। उनके अलावा 4 डेप्यूटी डायरेक्टर जो मेरे गवर्नमेंट से आए। उसके अलावा नॉन ऑफिशियल में 10 डायरेक्टर, 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल और 4 अदर ऑफिसर वगैरह भी ले आते हैं, जो बेसिकली जिनका वर्क होता है कि ऑफिशियल वालों को हेल्प करे, ठीक है, ताकि आरबीआई अपने जितने भी फंक्शंस वगैरह परफॉर्म कर पाए, पॉलिसीज़ वगैरह इंप्लीमेंट कर पाए, जितनी भी चीज़ें वो सारी कर पाए। आप स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सबसे ऊपर आएगा गवर्नर, नहीं है, गवर्नर के बाद डेप्यूटी गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर के नीचे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में दोनों आ जाते हैं, जो मेरे प्रिंसिपल भी है और वैसे वाले भी हैं। उसके नीचे प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर्स, फिर चीफ जनरल मैनेजर्स, फिर डेप्यूटी जनरल मैनेजर, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर, फिर मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स और सपोर्टिंग स्टाफ। एग्जाम में अगर ये आएगा तो 3 मार्क्स में आ सकता है मैक्सिमम, जिसका आप इजीली जस्ट इसको रट के चले जाइए, वरना हर जगह मतलब याद रखिए कि लाइक आरबीआई की कोई भी न्यूज़ वगैरह आती है, हम हमेशा गवर्नर को हाईलाइट करते हैं। इसका मतलब गवर्नर अपने आप सबसे ऊपर आ जाएगा, गवर्नर ने नीचे डेप्यूटी अपने आप याद रहेगा। फिर डायरेक्टर्स तो हमने सबके स्ट्रक्चर्स में पढ़े हैं, तो डायरेक्टर्स भी लिखो, उसके नीचे वही जनरल मैनेजर्स डाल दो, असिस्टेंट डाल दो, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और सपोर्टिंग स्टाफ। इसके साथ आपका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के फंक्शंस आप खुद से भी लिख सकते हैं एग्जाम में, बहुत आसान है। आरबीआई को जस्ट 2 चीज़ों की तरह ट्रीट करो। एक तो आरबीआई बैंक है, दूसरा आरबीआई चीफ इंस्टीट्यूशन है। जैसे कि मैंने पीछे एपेक्स इंस्टीट्यूट्स बताए थे, वैसे ही आरबीआई है, जो कि अल्टीमेटली सारी फाइनेंशियल बॉडीज को, जो भी मेरी कंट्री में है, उन सबको गवर्न कर रहा है। तो हम एक एक करके इसके फंक्शंस देख के चलते हैं। मैंने सारे कॉमन वाले लिए ताकि आपको याद रहे। सबसे पहला करेंसी। करेंसी का मतलब है आरबीआई जो है वो मेरी सारी करेंसी इशू करता है। जो भी मेरी करेंसीज होती है, जितने भी नोट्स वगैरह, उस पर आप हमेशा आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आते हैं हम लोगों का फंक्शंस ऑफ आरबीआई। सबसे पहले आता है करेंसी। जो भी मेरी करेंसी कंट्री के अंदर प्रिंट हो रही है, इशू हो रही है, या उसको मतलब डिमोलिश भी करना है, एंड भी करना है, तो सबके लिए रिस्पॉन्सिबल आरबीआई ही है। आरबीआई ये सारे काम करेगा, चाहे इशू हो, फोरफिट हो, री इशू हो, प्रिंटिंग हो, सबका काम मेरा आरबीआई के पास है, प्रिंटिंग, ठीक है। करेंसी के बाद सेकंड आता है डेवलपमेंट रोल। अब डेवलपमेंट रोल का यहाँ पे मतलब क्या है? जैसे कि मैंने बोला था, आरबीआई को एक तो बैंक की तरह ट्रीट करिए, उसके अलावा उसको चीफ इंस्टीट्यूशन मान के चलिए। अब यहाँ पे डेवलपमेंट रोल अल्टीमेटली क्या है? जो भी मेरा इंडियन बैंकिंग सिस्टम या स्ट्रक्चर है, उसको कैसे डेवलप करे कि मैं हर विलेज तक बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाऊँ। जितनी भी मेरी सेविंग्स वगैरह जो लोगों के पास रुकी हुई है, उसको अल्टीमेटली मैं नेशन के अंदर रोटेशन के लाऊं, ताकि वो अल्टीमेटली जो जिनके पास सेविंग्स है उनको उस पर अर्निंग मिले,
और जिनको पैसों की ज़रूरत है उनको पैसा मिले ताकि वो उनसे प्रोडक्टिव काम कर सके और जीडीपी वगैरह को इंक्रीज कर पाए। डेवलपमेंट रोल में मतलब सारी चीज़ें आ जाएगी, कैसे ये बैंक्स को भी डेवलप करेगा या किसी रीजन वगैरह को कैसे करेगा या गवर्नमेंट्स वगैरह को कैसे हेल्प करेगा, सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। उसके बाद तीसरी चीज़, बैंकर टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का बैंकर है, गवर्नमेंट के जितनी भी सेविंग्स वगैरह, जितने भी अकाउंट्स वगैरह, एसेट्स वगैरह, सारी चीज़ें आरबीआई के पास रहती हैं। उनके जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह सारी चीज़ें सबको आरबीआई मैनेज करता है, सारी चीज़ें इसमें ही आ जाती हैं। उसके बाद बैंकर टू गवर्नमेंट के अलावा बैंकर टू बैंक्स। कोई भी बैंक को लोन वगैरह किसी भी चीज़ की ज़रूरत है वो हमेशा आरबीआई के पास जाएगा। आरबीआई उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, या उनके पास अगर कुछ ज़्यादा सेविंग्स हो गई, उनको उस पर भी इंटरेस्ट चाहिए तो वो आरबीआई में दे सकते हैं, जो आरबीआई उनको अल्टीमेटली प्रोवाइड करता है। उसके बाद मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मेरा इंटरेस्ट रेट वगैरह से डील करता है कि लाइक आरबीआई जो है वो बैंक्स को क्या इंटरेस्ट दे रहा है या बैंक्स आगे कस्टमर्स को क्या देंगे, सारी चीज़ें मेरी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये मेरा आरबीआई फॉर्मुलेट करता है। फिस्कल पॉलिसी कंसिडर होती है कि लाइक मतलब टैक्सेस वगैरह क्या रहेंगे, टैक्सेस इंक्रीज, टैक्सेस का रेट क्या रखना है और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या होगा। आरबीआई का रोल इसमें यह आ जाता है कि लाइक गवर्नमेंट का जो भी एक्सपेंडिचर है वो हमेशा मनी पे डिपेंड करेगा। और पैसा कहाँ से आएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, क्योंकि जितना भी मेरा टैक्स वगैरह सारी चीज़ों का पैसा है सब कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ही रहता है। उसके बाद आता है फॉरेन रिजर्व्स। फॉरेन रिजर्व्स में सारी चीज़ें मतलब उनको सेल करना, परचेज करना, सारी चीज़। उसके अलावा फॉरेन करेंसीज वगैरह, फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करना, उन सबको मैनेज करना, सबका काम मेरा आरबीआई का है। और लास्ट में एडवाइजरी रोल। आरबीआई स्पेशलाइज्ड है बेसिकली, ये सिर्फ गवर्नमेंट्स को नहीं, बैंक्स को ही नहीं, सबको एडवाइसेस दे सकता है कि लाइक कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ कैसे करें, किस सिचुएशन में इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें फाइनेंशियली। तो ये वो चीज़ें भी प्रोवाइड करता है, जो कि ये कंपनीज़ को भी कर सकता है, किसी पर्टिकुलर सेक्टर को भी कर सकता है, बैंक को भी कर सकता है और गवर्नमेंट को भी कर सकता है। इसी के साथ फंक्शंस ख़त्म। फंक्शन से पहले एक टॉपिक छोटा सा रह गया जो कि ऑल्दो एग्जाम्स में नहीं आता, बट फिर भी इसे एक ओवरव्यू मिल जाता है आरबीआई का, तो हम लोग पढ़ लेते हैं, जो कि है प्रियम्बल। Preamble. To regulate the issue of banknotes and keeping of reserves with a view of securing monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system of country to its advantage. बहुत ही आसान शब्दों में मतलब इसका मतलब समझाया गया है, लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या बोलता है कि जो इसका प्रियम्बल है उसका मतलब है कि बैंक नोट्स वगैरह को इशू करे और रेगुलेट भी करे। कहीं ये ना हो जाए कि बहुत ज़्यादा इशू कर दे और अल्टीमेटली जो मेरी वैल्यू ऑफ मनी है वो गिर जाए। उसके अलावा मॉनेटरी स्टेबिलिटी को मेंटेन करे एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ कंट्री को ऑपरेट करे, ताकि कंट्री मतलब ऑप्टिमम वे में क्रेडिट सिस्टम ऑफ करेंट कंट्री को मेंटेन करे। जाते हैं मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी पे। क्या होती है मॉनेटरी और क्या होती है फिस्कल पॉलिसी? अब लोग हम डिस्कस करेंगे फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी। बट फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी को समझने से पहले ना हम एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो समझना बहुत ज़रूरी है, वो की है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ? क्योंकि जितनी भी मेरी पॉलिसीज वगैरह है ना उनका अल्टीमेटली एम ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। अगर इन्फ्लेशन समझ में आ गया तो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी भी समझ में आ जाएगा, वरना वो चीज़ नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इन्फ्लेशन को समझ लेते हैं। इन्फ्लेशन की सबसे छोटी और आसान डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? A general increase in prices and fall in the purchasing value of money. जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस समझ आ गया, बट यहाँ पे अब फॉल इन द परचेसिंग वैल्यू ऑफ मनी का क्या हुआ? मतलब इसका मतलब ये होता है जैसे कि काफी बार हम लोगों ने सुना है कि लाइक पहले 10 रुपए में हम लोग बहुत चीजें खरीद लेते थे, बट आज 10 रुपए में कुछ भी नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि जो परचेसिंग पावर है ऑफ मनी की वो बहुत कम हो गई है। ये क्यों होती है, कैसे होती है, इसका भी थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ, जैसे कि मेरी गवर्नमेंट ने नोट प्रिंट किया, नोट इशू किया, बट किसी वजह से गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इशू कर दिया, बहुत ज्यादा प्रिंट कर दिए और पब्लिक में बांट दिए, वो मेरे मार्केट में आ गए। इससे क्या हुआ, अल्टीमेटली लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया। पैसा ज्यादा आया तो लोगों के पास
एक्सपेंडिचर की पावर ज्यादा आ गई, एक्सपेंडिचर बढ़ा तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी तो मेरी सप्लाई कम हो गई, सप्लाई करने से मेरे प्राइसेस भी बढ़ गए और अल्टीमेटली जो भी मेरा प्रोडक्ट बना रहा था उसको चांस मिल गया कि उसके प्राइसेस बढ़ा सके या ज्यादा पैसे से कमा सके, जो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन को लीड कर गया। इन्फ्लेशन का मतलब यही है कि मेरे प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ जाना और परचेसिंग वैल्यू ऑफ मनी का कम हो जाना। ठीक है, अब इन्फ्लेशन हम लोग सुनते तो है, रोज देखते भी। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना यहाँ पे इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जिस कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा होगा वहां पे एक तो मेरी करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, दूसरी चीज अगर चीजों के प्रोडक्ट्स या कमोडिटीज के प्राइस ऊपर जाते जाएंगे तो अल्टीमेटली मैं उनको परचेस नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी नीड्स वगैरह को सेटिस्फाई नहीं कर पाया या जो चीज मेरे को चाहिए मैं नहीं ले पाया और उसके लिए मैं ज्यादा प्राइस दे रहा हूँ तो उसका कोई फायदा ही नहीं। तो इसलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जैसे कि पीछे हम लोग कई बार देखते हैं, हमेशा न्यूज में आते हैं कि इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। उसका मतलब ये होता है कि महंगाई बढ़ रही है, ये हो रही है। महंगाई इसलिए बढ़ती है क्योंकि रेट बढ़ गए और हमारी परचेसिंग वैल्यू ऑफ मनी गिर गई है। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, हम वो लोग वो देखकर वो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन पे कैसे इम्पैक्ट डालती है। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो मेरा हर जगह इंटरेस्ट रेट के साथ डील करती है। यहाँ पे क्या हुआ मॉनेटरी पॉलिसी में, अगर मेरा जो बैंक है आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट में बात कर रहा हूँ दोनों की, लाइक जो मेरा आरबीआई उनको लोन प्रोवाइड कर रहा है बैंक्स वगैरह को, या बैंक्स एक नॉर्मल पब्लिक को कर रहे हैं। चलो हम नॉर्मल पब्लिक एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पर अगर बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है दोनों में, लाइक जो लोन ले रहे हैं उनके लिए भी और जिनको वो सेविंग्स पे प्रोवाइड कर रहे हैं उसको भी, तो क्या होगा, जो मेरे लेने वाले हैं वो कम हो जाएंगे क्योंकि अल्टीमेटली उनको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा, जो मार्केट में कैपिटल का फ्लो है वो कम हो जाएगा अल्टीमेटली, जिसकी वजह से डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो गई तो सप्लाई अपने आप बढ़ जाएगी और इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। वहीं अगर हम इसका ऑपोजिट कर दे, अगर लग रहा है कि मैं इंटरेस्ट रेट कम कर देता हूँ लेंडिंग के ऊपर, तो लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा उठाएंगे बैंक से और अल्टीमेटली उसको स्पेंड करेंगे, जो इन्फ्लेशन को भी लीड करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी मेरा हमेशा बैंक से कंसिडर्ड है। ठीक है, यहाँ पे मेरा गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं आ रहा, ये बैंक मेरे जो मेजर्स ले रहे हैं टू कंट्रोल इन्फ्लेशन उसमें आता है। जबकि जो फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी मेरा गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। फिस्कल पॉलिसी में दो चीजें देखी जाती है, पहला टैक्सेस और दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये भी आसान है समझना, लाइक अगर मैं टैक्सेस इंक्रीज कर दूंगा तो लोग अपने आप अपनी स्पेंडिंग डिक्रीज कर देंगे, अल्टीमेटली इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है कि लाइक कुछ कमोडिटीज है जिसका गवर्नमेंट को लगता है कि जिनकी वजह से इन्फ्लेशन हो रही है, गवर्नमेंट उस सेक्टर में खर्च करना या स्पेंड करना कम कर देती है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं एक मेन टॉपिक जो कि एग्जाम्स में काफ़ी बार आया है, 7.5 में भी आ जाता है, 15 में भी आ जाता है, लेकिन आता ही आता है। ये तो एक मतलब एक शॉर्ट क्वेश्चन बोला जाता है एग्जाम्स के लिए, इर्रिस्पेक्टिव किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, जो कि होते हैं क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स आरबीआई के। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव, एक होते हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम लोग पढ़ेंगे बैंक रेट, CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो और SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्वालिटेटिव में हम लोग पढ़ेंगे रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, पब्लिसिटी, डायरेक्ट एक्शन। इतने काफ़ी है, मतलब इनको अच्छे से समझ लेते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन वगैरह रटते जाएंगे, करने जाएंगे तो लास्ट में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आराम से एक एक करके सबसे पहले लेके चलते हैं। सबसे पहले आता है क्वांटिटेटिव। सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव समझ ले यहाँ पे क्या है। क्वांटिटेटिव मेथड्स यहाँ पे वो है जो अल्टीमेटली वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे बैंक रेट को। बैंक रेट का मतलब क्या होता है कि लाइक जो मेरा आरबीआई है यानी कि सेंट्रल बैंक है, वो किस रेट पे दूसरे बैंक्स को लोन ग्रांट करता है।
यानी कि बाकी कोई से भी बैंक्स हो सकते हैं, किसी को बोलो पंजाब नेशनल बैंक वगैरह, किसी को भी, उनके लोन का इंटरेस्ट किस पे वो करेगा ग्रांट। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे बैंक रेट से क्या फ़र्क पड़ता है, अगर आरबीआई ज़्यादा चार्ज करेगा तो अल्टीमेटली जो मेरे बाकी के बैंक्स हैं वो कंज्यूमर्स को भी ज़्यादा चार्ज करेंगे, कंज्यूमर्स को ज़्यादा चार्ज करेंगे तो वो ज़्यादा लोन नहीं ले पाएंगे और अल्टीमेटली अपने आप वॉल्यूम कंट्रोल हो जाएगा। और वहीं अगर आरबीआई कम चार्ज करेगा तो बाकी के बैंक्स भी हम लोगों से कम चार्ज करेंगे, जिसकी मदद से हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ले पाएंगे। दूसरा आता है CRR। CR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो मतलब क्या होता है कि लाइक जितने भी बैंक्स हैं उनको एक रूल फॉलो करना है कि लाइक उनको एक सर्टेन परसेंटेज आरबीआई के पास अपनी रिजर्व छोड़नी ही छोड़नी है। आरबीआई इसको टाइम टू टाइम चेंज कर सकता है, वेरी कर सकता है। अब ये यहाँ पे आरबीआई 3 से 15% के बीच CRR को चेंज कर सकता है। करेंटली ये अराउंड 4% है। CRR यानी कि मेरा कैश रिजर्व रेशियो, जो मेरी मिनिमम परसेंटेज हर बैंक को आरबीआई के पास मेंटेन करनी अपने डिपॉजिट्स की, अगर मैं CRR को इंक्रीज कर देता हूँ, जैसे कि मानो कर दिया, तो मेरे बैंक्स को ज़्यादा डिपॉजिट करना पड़ेगा आरबीआई को। आरबीआई को ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे तो उनके जो भी पैसा वगैरह जो भी उनके पास है वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा तो लोन कम प्रोवाइड कर पाएंगे, और लोन कम प्रोवाइड कर पाएंगे तो जो मेरी वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन मार्केट है वो अपने आप कम हो जाएगी। उसके बाद आता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR मतलब जितने भी मेरे बैंक्स हैं उनको एक मिनिमम परसेंटेज कैश या लिक्विड मनी जितना भी है, वो चाहे गोल्ड हो या कुछ भी हो, वो मेंटेन करना पड़ता है, जो कि वेरी कर सकता है। ये भी आरबीआई डिसाइड करती है। करेंटली 20% है, 20% हर बैंक को मेंटेन करना ज़रूरी है। SLR अगर इंक्रीज़ कर देगा तो वही सेम चीज़, बैंक के पास पैसा देने के लिए कम हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा तो अपने आप वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट नीचे आ जाएगा। ये अपने वर्ड्स में लिखोगे तो बहुत आसान है, अगर किसी को डेफिनेशन वगैरह कुछ चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा काफ़ी सारी प्रेजेंटेशंस के, वहाँ से भी पढ़ सकते हो। बट यहाँ पर हम लोग जस्ट ये एम कर रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, लाइक एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। क्वांटिटेटिव के बाद आते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मेथड्स में सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया था, हम लोग पढ़ेंगे रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग जैसे कि वर्ड ही बता रहा है कि एक फ़िक्स अमाउंट वगैरह कैसा, क्रेडिट का मेरा जो अमाउंट है वो आरबीआई ने फ़िक्स कर दिया कि बैंक इतने से ज़्यादा प्रोवाइड ही नहीं कर सकते, एक लिमिट लगा दी तो अपने आप सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट में ये होता है। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट के बाद आते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट समझने के लिए एक चीज़ समझ लीजिए बस कि लाइक जितनी भी गारंटी वगैरह हम लोन के लिए देते हैं बैंक को, जैसे कि मान लो मेरे को लोन चाहिए 70 लाख का, तो बैंक से अगर मेरे को लोन लेना है तो मेरे को एटलीस्ट 1 CR की कोई भी चीज़ वहाँ पे गिरवी रखनी पड़ती है, मोर्टेज के रूप में देना पड़ता है। तो इसके जो ये डिफरेंस है इसको ही हम यहाँ पे मार्जिन बोल रहे हैं। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट से क्या मतलब है, अगर आरबीआई ने भी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी, जैसे कि बोल दिया कि 1 CR की चीज़ पे मेरे को बस 50 लाख का ही लोन मिलेगा, तो अल्टीमेटली मार्केट में क्रेडिट का फ्लो कम हो जाएगा, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स के बाद आता है पब्लिसिटी। पीछे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था तो गवर्नमेंट आरबीआई वगैरह काफ़ी एड्स चलाए, सब कुछ चलाया, पब्लिसाइज़ किया, लोगों को अवेयर किया, बताया इन्फ्लेशन कंट्रोल करो, ये चीज़ कम करो, वो चीज़ कम करो वगैरह, वो चीज़ इसमें आ जाती है। चौथा, डायरेक्ट एक्शन। मैंने ढूंढा कि किस चीज़ की वजह से इन्फ्लेशन हो रही है, डायरेक्ट मैंने उसके ऊपर एक्शन ले लिया, जो कि हो जाता है डायरेक्ट एक्शन। इसके साथ आरबीआई ख़त्म होता है। ठीक है गाइस, तो अब लोग हम अपने आते हैं अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है एपेक्स इंस्टीट्यूशंस। एपेक्स इंस्टीट्यूशंस में बेसिकली हम 5 इंस्टीट्यूट्स को स्टडी करेंगे, जिसमें आता है सबसे पहले एग्जिम यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, नाबार्ड, एनएचबी यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक, नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एनएचबी के बाद हमारा आता है आईडीबीआई,
और लास्ट में हम लोगों का आएगा सिडबी। सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इन 5 इंस्टीट्यूट्स को हम स्टडी करेंगे। एग्ज़ाम में ये आएगा तो अगर एपिक्स इंस्टीट्यूशन एज अ होल क्वेश्चन आ जाता है तो ये मिनिमम 15 मार्क्स का आएगा, और अगर सेक्शन बी में आता है तो इनमें से कोई भी एक इंस्टीट्यूट आ जाएगा जो कि 7.5 नंबर में आता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एग्जिम यानी कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक के साथ। एग्जिम जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये 2 वर्ड से बना है। EX का मतलब होता है एक्सपोर्ट और IM का मतलब होता है इम्पोर्ट। बेसिकली बैंक का फंक्शन ये होता है कि वो फाइनेंस प्रोवाइड करे। वैसे ही एग्जिम बैंक का फंक्शन क्या आ जाएगा कि लाइक जो भी हमारी कंट्री के एक्सपोर्टर्स वगैरह है उनको फाइनेंस दे, या फिर जो इम्पोर्टर्स हैं उनको हेल्प करे कि दूसरे कंट्रीज़ वगैरह के साथ वहाँ से मटेरियल वगैरह ले आ पाए, उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, उन्हें बेसिकली एक्ट करे उनके गारंटी के तौर पर कि लाइक अगर मैं किसी और कंट्री के साथ डील कर रहा हूँ तो दूसरी कंट्री के जो भी XYZ लोगों के साथ मेरे बिजनेस मैन वगैरह की डील हो रही है, मैं एक एज अ मिडिल मैन एक्ट करूँगा जो बेसिकली गारंटी प्रोवाइड कर रहा है कि अगर ये XYZ बिजनेस मैन फेल होता है अपना प्रॉमिस वगैरह पूरा करने पे तो मैं इसके पैसे दे दूंगा वगैरह, उसकी गारंटी वगैरह लेके ये सारी चीज़ें आती है। एग्जिम भी इसीलिए इस्टेब्लिश किया गया था ताकि वो हमारी कंट्री में जितने भी एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स दोनों हैं दोनों को फैसिलिटेट कर सके फाइनेंशियली। हम जितने भी एपिक इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे हम सब में एक चीज़ का ध्यान रखेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि वो कब इस्टेब्लिश हुआ, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शंस क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले हम जैसे कि एग्जिम में देख रहे हैं, एग्जिम जो कि इस्टेब्लिश हुआ था वो 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था 1981 में पार्लियामेंट के अंदर। 1981 में एक्ट पास हुआ और 1982 में बैंक इस्टेब्लिश हो गया। इसका मेन जॉब क्या है? टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट एंड अ की प्लेयर इन द प्रमोशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद इसके जो हेडक्वार्टर्स है, इसके जो हेडक्वार्टर है वो बॉम्बे यानी कि मुंबई में है। करंटली इसके चेयरमैन मिस्टर यदुवेंद्र माथुर हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे एग्जाम को। ऑब्जेक्टिव्स एज इट इज़ याद करना पड़ेगा क्योंकि अगर इसका मतलब भी समझ लो, अगर अपने वर्ड्स में फ्रेम कर सकते हो तो भी चलेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम के बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना एक्सपोर्टर्स को। उसके बाद सेकेंड, एग्जिम के अलावा जो मेरे बाकी बैंक्स होते हैं वो भी असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो मेरा एग्जिम होता है वो सबसे ऊपर टॉप लेवल पे आता है और ये मेरा प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बाकी के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनके सबके साथ कोऑर्डिनेट करता है और जितनी भी एक्टिविटीज़ वगैरह वो परफॉर्म करते हैं सब उनको एग्जाम को रिपोर्ट करनी पड़ती है। Act as a principal financial institution for coordinating the working of institution engaged in financing, export and importing of goods and services। और लास्ट और सबसे मेन, कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा इंटरनेशनल ट्रेड हो, मेरे क्रॉस बॉर्डर लिंक्स बने, मैं जो मेरे यहाँ चीज़ें सरप्लस हैं मैं बाहर जाके बेचूँ ताकि मेरे को उनका अच्छा रेट मिल सके। जिन चीज़ों की मेरे यहाँ डेफिशिएंसी है वो मैं बाहर से सस्ते दामों में ला सकूँ। ये सारा काम मेरा एग्जाम करता है। एग्जाम के ऑब्जेक्टिव्स के बाद उसका आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मोर लेस सारे बैंकिंग के जितने भी एपेक्स इंस्टीट्यूट्स हैं सब में सेम आता है। सबसे पहले हम करते हैं, इसका सबसे ऊपर आता है इसमें चेयरमैन और डायरेक्टर्स। डायरेक्टर से हम लोग नीचे गए, डायरेक्टर्स यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर की बात हो रही है, MD की। 5 डायरेक्टर्स जो कि मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगी। उसके बाद फर्दर 3 डायरेक्टर आते हैं शेड्यूल बैंक्स के। फिर 4 डायरेक्टर्स होते हैं इसके कॉम्पोजिशन में जो बेसिकली प्रोफेशनल्स है, एक्सपर्ट्स है जिन्हें फाइनेंस वगैरह उन सब की नॉलेज है। उसके अलावा एक डायरेक्टर जो कि RBI लेके आएगा, एक डायरेक्टर जो कि IDBI से आएगा और एक डायरेक्टर ECGC से लाएगा। बेसिकली इसमें चेयरमैन प्लस MD प्लस 15 डायरेक्टर है इसकी कॉम्पोजिशन के अंदर।
अगर इसका स्ट्रक्चर आ जाए तो आपको यही बनाना पड़ेगा, जिसमें से जो ये स्टार्टिंग के हैं इतने जने हमारे, ये वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगी। उसके बाद एग्ज़ाम के ऑफिसेज, इसका हमने जैसे कि देखा हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। उसके अलावा इसकी ब्रांचेस हमारी दिल्ली में मिल जाएगी, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, पुणे एक्सेट्रा। इसकी फॉरेन ब्रांचेस भी होती है क्योंकि बेसिकली इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों पे इम्प्रोवाइज या दोनों पे सुपरवाइज कर रहा है। तो इसकी बाहर की कंट्रीज़ में अगर हम एग्जांपल लें तो इसकी ब्रांच आती है दुबई। इंडिया से बहुत सारा क्लॉथ है वो दुबई एक्सपोर्ट होता है। वॉशिंगटन, जो कि यूएसए की कैपिटल है। डरबन यानी कि साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के साथ भी हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। लंदन। उसके बाद आते हैं फंक्शंस। फंक्शन कितने भी हो जाए, हमें 3-4 फंक्शन ही अपने सारे में लिखना है। सबसे पहला कोऑर्डिनेशन, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं सबको ये कोऑर्डिनेट करते हैं, रेगुलेट करता है। सेकंड, फाइनेंस, एक्सपोर्टर्स वगैरह को फाइनेंस करेगा। एक्सपोर्ट एडवाइस अपनी प्रोवाइड करता है सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मैटर्स में, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो, गवर्नमेंट हो। प्रोजेक्ट फाइनेंस करेगा, चाहे वो गवर्नमेंट के हो, किसी बड़े कॉरपोरेट हाउस वगैरह के हो, सबको एग्ज़ाम की हेल्प लेनी पड़ती है। और सपोर्ट सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करता है। बेसिकली एग्ज़ाम 1982 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, आफ्टर 1981 में जब हमारा एक्ट पास हुआ था। इसके हेडक्वार्टर्स बॉम्बे में है। ये हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हेल्प करता है। उसके अलावा इसका मेन काम यही है एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, जो भी मैं इंपोर्ट वगैरह कर रहा हूँ उसमें एज अ गारंटर का काम करे, गवर्नमेंट को हेल्प करे कैसे अपने एक्सपोर्ट करे, अपने फॉरेन ट्रेड रिलेशंस को सुधारे। वो सारी चीज़ें एग्ज़ाम में आती है। एग्ज़ाम के बाद हम अपने नेक्स्ट पे चलेंगे, जो कि है नाबार्ड में। अब हम बात करेंगे नाबार्ड की। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड में भी हम वैसे ही चलेंगे जैसे हमने एग्ज़ाम में किया था। सबसे पहले देखेंगे कब इस्टेब्लिश हुआ था, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या ज़रूरत पड़ी कि गवर्नमेंट को नाबार्ड को इस्टेब्लिश करना पड़ा, सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम था जिसका एक्ट 1981 में पास हुआ था, वैसे ही नाबार्ड का एक्ट 1981 में पास हुआ था और नाबार्ड 1982 को इस्टेब्लिश हुआ था। इसका भी हमारा हेडक्वार्टर मुंबई यानी कि बॉम्बे में है। सबसे पहले हम लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि जब हमारी इकनॉमी ने बैंकिंग वगैरह के स्ट्रक्चर्स को अपना लिया था उसके बाद भी गवर्नमेंट को अलग से एक बैंक लाना पड़ा। इसका रीज़न ये है, इंडिया की जो इकनॉमी है चाहे वो कॉलोनियल में हो या पोस्ट कॉलोनियल में हो, हमेशा 70-80% एग्रीकल्चर पे डिपेंड रही, जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है। हमारी आज भी मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ वगैरह में कंसंट्रेटेड है। तो आज भी जो भी हमारी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट ने नाबार्ड को लाने का जस्ट ये मिशन था कि नाबार्ड आएगा तो मैं इस वाली कंसंट्रेशन जो मेरी पॉपुलेशन की सारी इस पे कॉन्सेंट्रेटेड है, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव कर पाऊँगा। मैं जब इनको फाइनेंस कर पाऊँगा तो इनको ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी मिलेगी। टेक्नोलॉजी से क्या होगा, मेरा मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट मिल पाएगा। जैसे कि हम इसका एग्जांपल ले तो एज़ कम्पेयर टू इंडिया, यूएसए में लेस परसेंटेज एंड लेस नंबर ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंडल्ज है, लेकिन वहाँ पे जो प्रोडक्शन है, जो उन्हें एक सेम पीस ऑफ लैंड की प्रोडक्शन यूएसए में और सेम पीस ऑफ लैंड की प्रोडक्शन इंडिया में, दोनों में डिफरेंस है। हमेशा यूएसए में ग्रेटर रहती है, उसमें लेबर वगैरह भी कम लगती है और दूसरी चीज़ें भी कम लगती है क्योंकि वहाँ की टेक्नोलॉजी एडवांस है। मिनिमम इनपुट पे वहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। वही चीज़ हमारी गवर्नमेंट इंडिया में भी करना चाहती थी, जिसके लिए नाबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया। सबसे पहले हम नाबार्ड का मिशन पढ़ लेते हैं, फिर बेसिकली नाबार्ड क्या चाहता है, नाबार्ड को क्या अल्टीमेटली क्या अचीव करना है। आसान शब्दों में समझा जाए तो वही, मैं एग्रीकल्चर वगैरह को अच्छे से फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड कर सकूँ जिससे उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाए, अल्टीमेटली मेरी कंट्री की इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट करे। इसे अगर हम अच्छी भाषा में लिखेंगे तो ये होगा,
promoting sustainable and equitable agriculture and rural development through effective credit support, related services, institution building, and other innovative initiatives. उसके बाद आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, जैसे कि किसी भी एपेक्स इंस्टीट्यूशन के आएंगे तो बस उसको उसकी फील्ड से कर देना। सबके सिंपल वो आएंगे, एक तो कोऑर्डिनेट करना, उसमें जितने भी ऑलरेडी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं उन सब के साथ कोऑर्डिनेट करना ताकि बेस्ट इंटरेस्ट में काम किया जा सकते, उन सबको रेगुलेट करके रखना। कोऑर्डिनेट के बाद आता है फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर के अलावा जितनी भी मेरी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है उन सब के लिए फार्मर्स लोन प्रोवाइड करता है। टेक्नोलॉजी के लिए उनको लोन प्रोवाइड करता है। फाइनेंस टू अदर इंस्टीट्यूट्स, जो ऑलरेडी मेरे जितने भी मेरे ऑलरेडी छोटे मोटे चाहे रीजनल रूरल बैंक वगैरह हो उन सबको भी ये फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। सबसे ऊपर आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद चेयरमैन, फिर एमडी, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसके बाद रीजनल ऑफिस जो कि 28 है। हर स्टेट में कम से कम एक एक रीजनल ऑफिस प्रेजेंस है। उसके अलावा हेड ऑफिस डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स में बेसिकली जो हमारा ये एपेक्स इंस्टीट्यूट है ये ट्रेनिंग वर्कशॉप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करता है, जिससे कि जो भी मेरे एग्रीकल्चर वगैरह से जो भी लोग उसमें इंडल्ज हैं उन सबको बेनिफिट मिल सके। और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसेस। लास्ट टॉपिक इसका फंक्शंस ऑफ नाबार्ड के क्या क्या फंक्शंस है वही सेम रहेंगे। सबसे पहले आएगा क्रेडिट फंक्शंस। नाबार्ड मेरा इंडिविजुअल्स को भी लोन प्रोवाइड करेगा, इंस्टीट्यूट्स होंगे उन्हें भी देगा, और अगर किसी गवर्नमेंट को चाहिए एग्रीकल्चर एक्टिविटी वगैरह को प्रमोट करने के लिए उनको भी देगा। सेकेंड आता है डेवलपमेंट एंड प्रमोशनल फंक्शन। जो मेरा नाबार्ड होता है बेसिकली वो दूसरे कोऑपरेटिव बैंक्स और आरआरबीज़ वगैरह को हेल्प करता है कि कैसे वो डेवलपमेंट इनिशिएट करे, उनके लिए वो वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करता है, उनको हेल्प करता है। थर्ड आता है सुपरवाइजरी फंक्शन। जितने भी बाकी के इंस्टीट्यूट्स हैं जो सेम फील्ड में है उन सबको ये सुपरवाइज करता है, उन सबको डायरेक्शंस देता है और अप्रोप्रिएट मेजर्स लेता है अगर उनसे कोई भी गलत काम हो जाता है तो। और लास्ट आता है ट्रेनिंग वर्कशॉप्स। अलग अलग वर्कशॉप्स वगैरह नाबार्ड ऑर्गेनाइज करवाता है, इंडिविजुअल्स के लिए भी और इंस्टीट्यूट्स के लिए भी। इसी के साथ हमारा सेकेंड इंस्टीट्यूट नाबार्ड भी ख़त्म होता है। एनएचबी पे आते हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक यानी कि एनएचबी हमारा आरबीआई का एक पार्ट है। ये फुल्ली ओन्ड बाय आरबीआई होता है। जो मेरा नेशनल हाउसिंग बैंक है वो 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था या इनकॉर्पोरेट हुआ था। नेशनल हाउसिंग बैंक हमारी गवर्नमेंट को इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि इससे पहले जो भी हमारी पॉपुलेशन के लिए हाउसिंग रिलेटेड क्रेडिट फैसिलिटीज़ वगैरह चाहिए होती थी वो इतनी ज़्यादा पॉसिबल नहीं होती थी। इवन अगर हम इंडिविजुअल को भी छोड़ दें, जैसे कि अगर कोई बिल्डर्स वगैरह या कोई बड़े ग्रुप्स वगैरह आ जाते हैं उनको जो भी ये फैसिलिटीज़ है पहले अच्छे से नहीं मिल पाती। इनकी रिक्वायरमेंट हमेशा हाई होती थी जो जनरली बैंक वगैरह नॉर्मली प्रोवाइड नहीं करते थे। इसलिए आरबीआई ने अलग से ही एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर दिया था जिसका नाम था एनएचबी। फिर से ही हम इसका वही मिशन पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका मिशन जैसे कि इसकी नीड से ही डिफाइन हो जाता है कि हमें इसकी नीड क्यों पड़ी थी। टू हार्नेस एंड प्रमोट द मार्केट पोटेंशियल्स टू सर्व the housing needs of all segments of the population with the focus on low and moderate income housing। ये इसका मिशन है। उसके बाद आता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हमें रखने की ज़रूरत नहीं होती। ये तो आप नॉर्मल हम लोग बैंक्स वगैरह से कर सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा एग्जाम का क्या होगा कि वो एक्सपोर्टर्स को हेल्प करे, फैसिलिटेट करे। वैसे ही नेशनल हाउसिंग वाले का क्या होगा, हाउसिंग से रिलेटेड फैसिलिटेट करे क्रेडिट। जितने भी इसमें पहली इंस्टीट्यूट्स हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करे और रेगुलेट करे। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को डेवलप करे जिससे अल्टीमेटली हेल्प मिले
हाउसिंग बढ़ाने के लिए। और लास्ट, हाउसिंग मार्केट का एक्सपेंशन करें। हाउसिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये अपनी मेट्रो सिटीज़ वगैरह में रहेगी, बल्कि जो मेरा एनएचबी का काम है, एनएचबी को इंश्योर करना है कि वो अपनी फैसिलिटीज़ या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्री के हर कोने तक पहुंचाए और लोगों की हेल्प करें। एनएचबी में बस हम इतना ही करेंगे। इसके अलावा अगर ये बाई चांस 7.5 नंबर में आ जाता है तो बस आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले नेशनल हाउसिंग बैंक लिखना है। वो आरबीआई की बॉडी है, 1988 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसका मिशन लिख देंगे और इसके एम्स, ऑब्जेक्टिव्स या फिर फंक्शंस भी दे आ जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चौथा एपिक इंस्टीट्यूशन, जो कि है आईडीबीआई। आईडीबीआई यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईडीबीआई जो हमारा इस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई 1964 को। इसके लिए भी पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास किया गया था, जिसके बाद इसको इनकॉर्पोरेट किया था। आरबीआई जो था इनिशियली आरबीआई की सब्सिडरी था, आरबीआई उसको होली ओन करता था। बट 1976 में जो इसकी ओनरशिप थी वो आईडीबीआई की आरबीआई से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पास कर दी गई थी। आईडीबीआई जैसे कि नाम से पता लगता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आईडीबीआई बनाने का मोटिव भी हम लोगों का यही था कि लाइक जो हमारी कंट्री है उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रोथ वगैरह के लिए। तो एक स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन बनाया गया जो इसको फाइनेंस प्रोवाइड करे, जो ऑलरेडी कॉर्पोरेशन या बैंक्स वगैरह इंस्टीट्यूशन इसमें है उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सके और अल्टीमेटली इसकी डेवलपमेंट में एक पार्ट प्ले कर सके। आईडीबीआई करेंटली वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट आईडीबीआई करेंटली वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक है और इंडिया का लार्जेस्ट है। क्योंकि जो मेरा आरबीआई होता है, आरबीआई कभी भी डेवलपमेंट फंक्शंस वगैरह में रोल प्ले नहीं करता। आरबीआई जस्ट इन सबको मॉनिटर करेगा, रेगुलाइज करेगा। बट जो आईडीबीआई होगा वो डायरेक्टली डेवलपमेंट में रोल प्ले करेगा। जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री वगैरह थी, सीमेंट इंडस्ट्रीज वगैरह की भी डेवलपमेंट में आईडीबीआई ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। यही था जिसने इनिशियली उनको फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड किया, जिससे कि प्लांट्स वगैरह सेटअप हुए और आज हमारी कंट्री में एक सीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर बन गया है। इसके अलावा आईडीबीआई ने मेरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एस्टैब्लिश किया। उसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड एनएसडीएसएल को किया, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन को किया, इन सबको इस्टेब्लिश किया। मतलब इससे ही आप इन इंस्टीट्यूट से भी आइडिया लगा सकते हैं आईडीबीआई ने कितना मेजर रोल प्ले किया है हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में। 2015 31 मार्च तक आईडीबीआई के पास जो एग्रीगेट था वो 3.56 ट्रिलियन का था, क्योंकि काफ़ी ह्यूज अमाउंट है, जो कि हमारी लाइक जीडीपी से भी ज़्यादा है। नॉट जीडीपी से ज़्यादा बट काफ़ी स्टेट्स की जीडीपी से ज़्यादा है। अब एक सवाल आता है कि लाइक आईडीबीआई अगर इतना मेजर रोल कर रहे हैं तो आईडीबीआई को फंड्स कहाँ से मिलते हैं। आईडीबीआई को सबसे पहले एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आईडीबीआई ले लेता है डायरेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मेरा आरबीआई आ गया, आरबीआई से मिल गए। बॉन्ड्स के अगेंस्ट मिल जाते हैं, शेयर्स के अगेंस्ट मिल जाते हैं, इन सब में रहते हैं। प्लस जो आईडीबीआई ने जितनी भी असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड करी है उसके अगेंस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज कर लेता है, इसमें भी उसको पैसा आ जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस पे। इसके भी वही 4 फंक्शंस वगैरह जो हम करते आए हैं वही आएंगे: कोऑर्डिनेट, फाइनेंस, प्रमोट एंड डेवलप। जो भी मेरे पहली इंस्टीट्यूशंस वगैरह है उन सब के साथ कोऑर्डिनेट करना, फाइनेंस डायरेक्ट डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस वगैरह, क्रेडिट फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करना, इंडस्ट्रीज़ वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना ताकि अल्टीमेटली ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, हमारी कंट्री के लिए अच्छा हो। और डेवलप अलग अलग पॉलिसीज़ वगैरह को डेवलप करना ताकि जो भी मेरी इंडस्ट्रीज़ हैं इनकी ग्रोथ बढ़े, इनकी इनकम बढ़े, ताकि फर्दर अल्टीमेटली मेरी कंट्री को प्रॉफिट मिले। उसके बाद अब हम लोग इसकी सब्सिडियरीज़ भी देख लेते हैं साथ ही साथ आईडीबीआई की। आईडीबीआई की मेजरली 4 सब्सिडियरीज़ है। सबसे पहली आती है सिडबी, जो कि मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर किया है। उसके अलावा आईडीबीआई बैंक के अलावा आईडीबीआई जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वगैरह उसने किया होगा तो पक्का वो कैपिटल मार्केट वगैरह का भी प्रोवाइड करेगा ये आईडीबीआई मार्केट, कैपिटल मार्केट सर्विसेज लिमिटेड। और लास्ट में आता है
ये मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, IDBI इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। ये 4 सब्सिडियरीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके लास्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है IDBI का स्ट्रक्चर। IDBI के स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऊपर आता है MD और CEO। इसके नीचे डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि DMD, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ करी है क्योंकि इसका डायग्राम थोड़ा सा बड़ा है। उसके अलावा CVO यानी कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर। विजिलेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बैंकिंग सेक्टर में, इसके ऊपर रखा है। ये सारा मेरा विजिलेंस से डील करता है। ये मतलब मेरा एक अलग वो चला गया, एक तो मेरे डेप्यूटी है और एक CVO आया जो इन सबसे ऊपर है। अब डेप्यूटी के नीचे काफ़ी सारे मेरे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। टोटल 10 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आते हैं जिनकी सबकी अलग अलग फील्ड होती है हर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की। जैसे कि एक मेरा कॉरपोरेट बैंकिंग देखेगा जितनी भी मेरी IDBI की है। दूसरा मेरा HR एंड ट्रेनिंग से कंसर्न करेगा। तीसरा मेरा रिटेल बैंकिंग ग्रुप देखेगा। ऐसे करके ये काफ़ी सारा है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। तो इसका स्ट्रक्चर सिंपल है। सबसे पहले मेरा मैनेजिंग डायरेक्टर CEO है, उसके नीचे मेरे डेप्यूटी और चीफ विजिलेंस ऑफिसर। चीफ विजिलेंस ऑफिसर मेरा सारा विजिलेंस का काम देखेगा। वही डेप्यूटी के नीचे मेरे 10 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आते हैं जो अलग अलग फील्ड कवर करते हैं, जिसका बाकी का डायग्राम मैंने लिंक भी छोड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में भी और वीडियो में डाला है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद हम अपने अब नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन पे जाएंगे जो कि है एपेक्स इंस्टीट्यूट्स में लास्ट में आता है सिडबी के बारे में। सिडबी का मतलब है हमारा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI से ही बना है। IDBI से ही हमारा निकला सिडबी। IDBI जैसे कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह पे कॉन्सेंट्रेट करता है। स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक यानी कि सिडबी को बनाने का मिशन ही ये था कि लाइक जो हमारी कंट्री है इसमें MSME मीडियम स्केल जो भी एंटरप्राइजेस वगैरह होते हैं या फिर जितनी भी स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती हैं। ये वाली इंडस्ट्रीज 100 लाख यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। GDP में बहुत मेन रोल प्ले करती है और बाकी चीज़ें भी हमारी कंट्री की पूरी करती है। सिडबी जो था हमारा वाइटल रोल प्ले करती है। सिडबी हमारा 2 अप्रैल 1990 को इनकॉर्पोरेट हुआ था। 2 अप्रैल 1990 को। इसके लिए भी एक स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ था जो कि 1989 में पास हुआ था, जिसके बाद हमारा 1990 2 अप्रैल को सिडबी इनकॉर्पोरेट हुआ। SEDBI is the principal financial institution for the promotion, financing and development of MSME sector. सिर्फ SEDBI ही नहीं है जो मतलब हमारे MSME सेक्टर वगैरह में डील करता है। हमारे जितने भी अलग अलग कमर्शियल बैंक्स वगैरह होते हैं वो भी इसमें हेल्प करते हैं। लेकिन जो SEDBI है वो इन सब के लिए सबसे ज़्यादा ऊपर रहता है। ये प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन है जो प्रमोशन भी कर रहे हैं, फाइनेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं और बेसिकली एक कंप्लीट डेवलपमेंट कर रहे हैं हमारे MSME सेक्टर की, ताकि इसका ग्रोथ हो सके। बाकी इंस्टीट्यूट्स के साथ कोऑर्डिनेट भी करता है। उसके अलावा सिडबी की जो मेरी कैपिटल है वो 250 करोड़ की है, बट ज़रूरत पड़ने पर ये 1000 करोड़ तक जा सकती है। सिडबी जितने भी मेरे लोन्स प्रोवाइड करता है वो कभी भी 25 लाख के एक्सेस नहीं होते। इसके बाद हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिडबी के स्ट्रक्चर को। सबसे ऊपर मेरे स्ट्रक्चर में आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद आएगा मेरा चेयरमैन या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर। फिर आते हैं डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स के। उसके बाद सिडबी के मेन 3 ऑफिस है। इसका हेड ऑफिस लखनऊ में जो कि सारे ऑपरेशंस वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सर्विसेज वगैरह के लिए। उसके अलावा सिडबी के जो मेजर ऑफिस हैं वो न्यू दिल्ली और बॉम्बे में भी है। लास्ट में जो इसके नीचे का होता है उसमें मेरे जितने भी रीजनल ऑफिस और ब्रांचेस आ जाती है। उसके अलावा सब्सिडरीज आ जाती है। सब्सिडरीज बहुत इंपॉर्टेंट है सिडबी के केस में। सिडबी ने क्या किया है, अलग अलग वेंचर वगैरह भी इस्टेब्लिश करे हुए हैं जो कि फाइनेंस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारी एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं सिडबी की, जैसे कि सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड, सिडबी ट्रस्टीज कंपनी लिमिटेड, रिसीवेबल एक्सचेंज
ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये था सिडबी का स्ट्रक्चर, जो कि याद करना बहुत आसान है। एक बार अगर ऊपर से आप देख भी लो तो अपने हिसाब से भी बना सकते हो। इसके बाद स्ट्रक्चर के बाद हम आएंगे सिडबी के मिशन और विजन के ऊपर। To facilitate and strengthen credit flow of MSMEs and address both financial and development gaps in the MSME ecosystem। ये बहुत ही आसान है समझने के लिए। MSME बनाया, MSME मतलब सिडबी बनाया ही MSMEs के लिए था, तो इसका मिशन यही है कि मैं कैसे MSME को डेवलप करूं, फर्दर उनको क्रेडिट फ्लो वगैरह मैं इतने अच्छे से प्रोवाइड कर पाऊं ताकि वो अच्छे से डेवलप कर पाए और ग्रो कर पाए। अब इसके विजन पे आते हैं। To emerge as a single window for meeting the financial and development needs of MSME, ये भी अपने आप में क्लियर है। तो इसके अब हम लास्ट टॉपिक्स पे आते हैं, जो कि है फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिडबी। ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस अगर कहीं पे भी किसी भी एपेक्स इंस्टीट्यूट्स के आ जाए तो लिखना बहुत आसान है, क्योंकि मोरलेस ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शन सेम होते हैं। जब आप ऑब्जेक्टिव्स लिख रहे हो तो हर फंक्शन के आगे बस टू कर देना कि लाइक मतलब उसका ये काम है, उसका ऑब्जेक्टिव है इस चीज़ को अल्टीमेटली अचीव करना। फंक्शन में वो काम पहले से ही कर रहा है। सबके 4 ही प्रिंसिपल फंक्शन होते हैं, सिडबी के भी 4 है, फाइनेंसिंग, प्रमोशन, डेवलपमेंट और कॉर्पोरेशन। फाइनेंसिंग का मतलब सिडबी जो मेरा बना स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए बना, MSME के लिए बना, तो इसको अल्टीमेटली MSME को फाइनेंस प्रोवाइड करवाना होता है। और अगर ऑब्जेक्टिव आ जाएगा टू मीट द फाइनेंस नीड्स ऑफ MSME सेक्टर, सिडबी वॉज एस्टैब्लिश्ड। और वही फंक्शन आ जाए तो फाइनेंस प्रोवाइड करता है, वो शॉर्ट टर्म भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं, वो सारा लिख देंगे। प्रमोशन मेरे MSME को प्रमोट करना, उसके राइट्स वगैरह को प्रमोट करना ताकि अल्टीमेटली उसकी ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। यही काम आप ऑब्जेक्टिव में करेंगे। स्टार्टिंग में एक टू करके थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, और थोड़ी सी लैंग्वेज और चेंज करेंगे तो वापस फंक्शन में आ जाएगा। डेवलपमेंट मेरा वही हो गया, अगेन सेम बात है, MSME को मेरे को डेवलप करना है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है क्योंकि 100 लाख से ज़्यादा लोग इससे एम्प्लॉयड हैं इंडिया के अंदर, जो कि नंबर आज की डेट में और भी ज़्यादा होगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आ जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए गवर्नमेंट ने नई नई स्कीम्स भी निकाली है। प्रधानमंत्री जी ने भी, हमारे मोदी जी भी अलग अलग लेके आए हैं, आजकल लोन प्रोवाइड कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स वगैरह को, वो सभी इसके अंदर ही आ जाता है। उसके बाद लास्ट में कोऑर्डिनेशन, पहले से ही काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स इसमें काम कर रही हैं। सिडबी को इसलिए लेके आए ताकि वो उन सबको कोऑर्डिनेट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स ला सके, सबको एक स्ट्रीमलाइन फ्लो में ला सके। इसके साथ हमारे ये एपिक्स इंस्टीट्यूट्स ख़त्म हो जाते हैं। एग्ज़ाम में अगर एपिक्स इंस्टीट्यूट्स में क्वेश्चन आ जाए तो आप पाँचों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे तो भी चल जाएगा, और अगर कोई इंडिविजुअली आ जाए तो भी हम लोगों ने इतना डिस्कस कर लिया कि आप सबके ऊपर कम से कम 3 से 4 पेज तो लिख ही सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये वाला यूनिट यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हम लोगों को सब्सक्राइब करें। कॉलेज ट्यूटर को स्टार्ट करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। हम लोगों ने इससे पहले एपिक्स इंस्टीट्यूट्स डिस्कस करे थे और इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर को देखा था। आज SBI को हम स्टार्ट करेंगे, जो कि है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी इम्पोर्टेंट बैंक है क्योंकि ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। RBI जहाँ जहाँ मौजूद नहीं है वहाँ पे SBI हमारा एक तरीके से प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट की तरह एक्ट करता है। इस वाली यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ SBI कहाँ से आया, क्या इसकी हिस्ट्री है वगैरह, SBI का मिशन, विजन, वैल्यूज़। उसके बाद हम आएंगे SBI के ऑब्जेक्टिव्स पर, SBI के फंक्शंस पर, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे SBI का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जनरली एग्ज़ाम में जो हमारा SBI होता है वो या तो 7.5 या फिर 15 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता ही आता है। अगर आपको कोई भी आ जाए तो आराम से आप ये वीडियोस देख लीजिए, एक बार आप देख भी लेंगे तो आपका पूरा यूनिट कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन ऑफ SBI के साथ। SBI का एवोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे ईयर 1806 में। अब 1806 में क्या हुआ था? 1806 में इंडिया का सबसे पहला मेजर बैंक इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि था बैंक ऑफ कैलकाटा। बैंक ऑफ कैलकाटा मेजरली ब्रिटिश बिजनेस के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। बैंक ऑफ कैलकाटा के बाद हमारे पास 2 बैंक और आए, जो कि थे बैंक ऑफ बॉम्बे, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1840 में, और हमारे पास आया बैंक ऑफ मद्रास।
ये 3 हमारे प्रेसिडेंसी बैंक्स हुआ करते थे, जो कि इसलिए करे गए ताकि उन पर्टिकुलर जगहों में बैंकिंग फंक्शंस वगैरह अच्छे से कर सके, ब्रिटिशर्स को हेल्प मिल सके उनके काम वगैरह में। इनको हम 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया भी बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इन 3 को क्यों पढ़ा, क्योंकि फर्दर क्या हुआ, 1921 में इन तीनों बैंक्स को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया। हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनली इस्टेब्लिश हुआ। अब थोड़ा हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में देख ले। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंपीरियल बैंक में कुछ डिफरेंसेस थे, जैसे कि जो मेरा इंपीरियल बैंक था, इंपीरियल बैंक मेरा एक कमर्शियल बैंक था, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरा नेशनल बैंक था। इसका मेन मोटिव प्रॉफिट मेकिंग था। इसका प्रॉफिट मेकिंग नहीं, बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट को हेल्प करना फॉर डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंस। तो ये डिफरेंस था बेसिकली इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं इसका इवोल्यूशन में, लाइक 60s में इसने क्या रोल प्ले किया, 70s में क्या किया, इनके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हुआ था क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक्स फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम डॉक्टर जॉन मथाई को एज अ चेयरमैन अपॉइंट किया था। उसके बाद हम इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस वगैरह देख लेते हैं, हिस्ट्री में क्या रहा। 1 अक्टूबर 1959 को SBI की फर्स्ट सब्सिडियरी इस्टेब्लिश करी गई, जो कि था स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। फर्दर इसके बाद सारी आती गई, लाइक SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद 1960s में हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी SBI ने बहुत मेजर रोल प्ले किया, क्योंकि SBI था जिसने अल्टीमेटली हमारी जितनी भी अलग अलग इंडस्ट्री थी, चाहे वो आयरन एंड स्टील हो, सीमेंट हो या मैन्युफैक्चरिंग की कोई भी हो, सबको फाइनेंस प्रोवाइड किया था, असिस्टेंस प्रोवाइड किया था, सब SBI ने किया था। सिमिलरली 1970s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन लाइक जो भी हमारा फार्मिंग वगैरह उससे रिलेटेड होता है, तो SBI ने क्या किया था, अलग अलग फार्मर्स वगैरह को लोन्स प्रोवाइड करे, उन्हें अलग अलग ट्रेनिंग वगैरह दी, बताया कि कैसे आप लोग ज़्यादा अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की। बट अल्टीमेटली चीज़ क्या कही थी, उन्होंने फाइनेंस प्रोवाइड किया था, जिससे ज़्यादा अच्छी उनको फैसिलिटीज़ मिल पाई, वो लोग अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। इसके बाद हम एवोल्यूशन के बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, जो कि है मिशन, विजन एंड वैल्यूज़ ऑफ SBI। इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, मिशन, विजन एंड वैल्यूज़ ऑफ SBI। ये इतना मेजर टॉपिक नहीं है, बट फिर भी पढ़ लेते हैं हम, बाई चांस एग्जाम में आ जाए तो। एक एक लाइन की है तीनों चीज़ें, फटाफट इसको ख़त्म करते हैं। सबसे पहले आता है मिशन। मिशन मतलब अल्टीमेटली गोल क्या है SBI का। तो जैसे कि समझ सकते हैं SBI किस लिए बनाया गया था, ताकि अल्टीमेटली बैंकिंग सिस्टम वगैरह को डेवलप कर सके, फाइनेंशियल सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड कर सके। तो इसका यही है, committed to providing simple, responsive and innovative financial solutions। मिशन के बाद इसका आता है विजन, be the bank of choice for a transforming India। वैल्यूज़ तो जैसे कि आप खुद से भी लिख सकते हैं, बहुत आसान सा क्या होगा, अच्छी सर्विस देना, ट्रांसपेरेंसी हो, एथिक्स, पोलाइटनेस। दो जनरली हमें बैंक्स में मिलती नहीं, बट ठीक है लिख लेते हैं, सस्टेनेबिलिटी। इसी के साथ हमारे मिशन, विजन और वैल्यूज़ भी ख़त्म होता है। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है ऑब्जेक्टिव्स। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SBI। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग कमर्शियल बैंक अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट। सबसे आसान ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट के लिए एसेंशियली कि कोई ना कोई ऐसा तो बैंक हो जो कि लाइक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, जो उसके अंडर काम कर रहा हो, ताकि गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंड ना होना पड़े। सेकेंड आता है रूरल डेवलपमेंट, बैंकिंग डेवलपमेंट।
इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारे रूरल एरियाज़ है वहाँ पे गवर्नमेंट एसबीआई को इस्टेब्लिश करती है, जिसकी मदद से वहाँ पे बैंकिंग स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। रूरल साइड बैंकिंग को डेवलप करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि रूरल साइड में पहले क्या होता था, जितने भी हमारी फाइनेंशियल नीड्स वगैरह होती है उसके लिए हम लोग जितने भी ज़मींदार वगैरह उस पर डिपेंड किया करते थे, फार्मर्स वगैरह, जो अल्टीमेटली फार्मर्स वगैरह को लोन वगैरह तो प्रोवाइड कर देते थे, बट फर्दर फ्यूचर में उनको एक्सप्लॉइट करते थे, जिसकी मदद से उनका कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता था, उनका ग्रोथ नहीं हो पाता था और अल्टीमेटली वो डेब्ट के नीचे मर जाते थे, ख़त्म हो जाते थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है, जितने भी रूरल एरियाज़ में मेरे जितने भी इंडिविजुअल्स या फिर पॉपुलेशन जी रही है उनके पास सेविंग्स होती ही होती है। अल्टीमेटली एसबीआई चाहता था कि वो उन सेविंग्स को जो कि बेकार पड़ी है किसी के लॉकर वगैरह में या फिर अलमीरा वगैरह कहीं पर भी, उन सब को वो बैंकिंग सिस्टम में ले आए, जो कि उस पैसे की मदद से फर्दर जिन लोगों को ज़रूरत है उनको क्रेडिट प्रोवाइड करे, जिससे कि उनका भी डेवलपमेंट हो और फर्दर जिन लोगों की सेविंग्स थी उनको भी अल्टीमेटली इंटरेस्ट मिले, जिससे उनका भी फ़ायदा हो। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जितनी भी हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना, उनकी अगर कोई भी फाइनेंशियल नीड्स है उसमें एसबीआई हेल्प करता है, उन्हें गाइड करता है, उन्हें सुपरवाइज करता है, हर चीज़ में हमारा एसबीआई हेल्प करता है। उसके बाद आता है आरबीआई को असिस्ट करता है मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, जितनी भी पॉलिसी है हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में। जहाँ जहाँ मेरा आरबीआई प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे एसबीआई आरबीआई के एजेंट की तरह एक्ट करेगा और जितनी भी चीज़ें हैं वो इंश्योर करेगा कि वो ठीक ढंग से चल रही है और आरबीआई को फर्दर रिपोर्ट करेगा। उसके अलावा फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ तो है ही है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ वगैरह को, जो एसबीआई प्रोवाइड करता ही करता है। एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली ये है कि जैसे कि हमने एपेक्स इंस्टीट्यूट्स में देखा था कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस होते हैं मोर और लेस सेम ही होते हैं, हम अलग अलग कवर करते हैं, बट इन केस एग्जाम में आप भूल जाओ या कुछ हो जाए तो आप ऑब्जेक्टिव्स को फंक्शंस में भी लिख सकते हो और फंक्शंस को ऑब्जेक्टिव्स में भी लिख सकते हो, क्योंकि जो 99% कंटेंट होता है वो सेम होता है। इसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलेंगे जो कि है फंक्शंस ऑफ आरबीआई। अब हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि है फंक्शंस ऑफ एसबीआई। एसबीआई में के अलग अलग फंक्शंस है। एसबीआई हमारा एज अ कमर्शियल बैंक भी एक्ट करता है, सेंट्रल बैंक भी एक्ट करता है, गवर्नमेंट बैंक भी एक्ट करता है। सबसे पहले हम आते हैं इसके सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस के ऊपर। सबसे पहला सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन क्या है इसका, एक्ट एज अ आरबीआई एजेंट, जहाँ पे भी मेरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कोई ब्रांच नहीं है। जहाँ जहाँ मेरा आरबीआई एब्सेंट होगा वहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के एजेंट की तरह एक्ट करेगा और फर्दर जो भी चीज़ें होंगी वो चाहे फाइनेंस प्रोवाइड करना होगा वो भी करेगा, या कोई भी कुछ मिसहैपनिंग या कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा और फर्दर आरबीआई को रिपोर्ट करेगा। बैंक टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को लोन्स प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट के पैसे रखता है, गवर्नमेंट के जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं सबके ज़्यादातर जो भी अकाउंट्स वगैरह है वो हमेशा एसबीआई में ही होते हैं। इवन जो हमारे मिनिस्टर्स वगैरह हैं उन सब के अकाउंट्स भी हमको एसबीआई में ही मिलेंगे। एसबीआई बाइज एंड सेल सिक्योरिटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ये भी सेल्फ अंडरस्टूड है। बैंकर टू बैंक्स, जहाँ पे आरबीआई नहीं है वहाँ पे एसबीआई और अल्टीमेटली एसबीआई दूसरे बैंक्स को फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है। और लास्ट में इट एक्ट्स एज अ क्लियरिंग हाउस वेयर आरबीआई हैज़ नो ब्रांच। जहाँ पे आरबीआई ना होगी वहाँ पे जितनी भी मेरी अथॉरिटी है सारी एसबीआई के पास है। जितने भी मेरे क्लियरिंग चेक्स वगैरह सब कुछ है जो कि हम सेंट्रल बैंक पे डिपेंड करते हैं, जो कि अल्टीमेटली आरबीआई होता है, वहाँ पे एसबीआई एक्ट करता है। इसके साथ इसके सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस ख़त्म होते हैं। अब हम इसके नॉर्मल बैंकिंग फंक्शन जाते हैं जो किसी भी कमर्शियल बैंक के होंगे वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहला एक्सेप्ट डिपॉजिट, जो मेरा एसबीआई होता है वो एनआरआई से भी एक्सेप्ट करता है, इंडियन पब्लिक से भी करता है, जहाँ जहाँ ब्रांच है वहाँ पे एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। उसके बाद डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा तो लोन्स वगैरह प्रोवाइड करेगा, लोन्स एंड एडवांसेस, वो भी सारा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये सारे जो हम लोग कर रहे हैं, मैं एक बार यहाँ पे डिवीजन ड्रॉ कर दूँ, ये यहाँ से हमारे कमर्शियल बैंकिंग फंक्शंस इसके स्टार्ट हो गए हैं। वही सारे सेम आ जाएंगे, डील्स इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज,
डिस्काउंट कर दिया, चेक पोस्ट डेटेड वगैरह है, सारी चीज़ करेगा। इन्वेस्ट एंड बोरोज, गोल्ड एंड सिल्वर भी परचेज़ करता है जो कि बाकी बैंक्स की तरह है। ये चीज़ें तो चलती ही रहेंगी। लोन प्रोवाइड किया, सारे आपके नॉर्मल वाले जितने भी हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आ जाएगा तो फॉरेन करेंसीज भी आ जाएंगी। आप रुपए लेके जाइए, एसबीआई में डॉलर बना लीजिए, डॉलर को रुपए कर लीजिए, बट पासपोर्ट वगैरह होना कंपलसरी है, अलग अलग चीज़ें। उसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह को कर रहा है। हाउसिंग स्कीम्स आती है मेरी एसबीआई की, जहाँ पे वो बहुत कम इंटरेस्ट में हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड कर देता है। फॉरेन ट्रेड में असिस्ट करता है। इंडिया का मैक्सिमम जितने भी बिजनेसमैन वगैरह जिनका नेपाल वगैरह में ट्रेड होता है, वहाँ पे जनरली जो मेरा एसबीआई होता है मोस्टली वही एज अ गारंटर एक्ट करता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इसी के साथ हमारे इसके फंक्शंस भी यहाँ पे ख़त्म होते हैं। फंक्शंस के बाद अब हम अपने लास्ट टॉपिक पर आएंगे जो कि है एसबीआई का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आएगा तो ये आपका 3 मार्क्स में आ सकता है, वरना अगर आपका क्वेश्चन 7.5 या 15 मार्क्स का है तो आप स्ट्रक्चर को वहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स। तो अब हम आते हैं अपने फाइनल टॉपिक के ऊपर जो कि है एसबीआई का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मैं डायग्राम लास्ट में मैंने शेयर किया है, उससे पहले हम सिंपल समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या रहता है। सबसे ऊपर हमारा आता है एसबीआई में, सबसे ऊपर आएगा हमारा चेयरमैन। चेयरमैन के बाद आते हैं हमारे डीएमडी, यानी कि चेयरमैन हमारा एमडी भी बोल सकते हैं। डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स सारे जितने भी हैं। डेप्यूटी के बाद हमारे आते हैं चीफ जनरल मैनेजर्स, सीएम CGM, यानी कि चीफ जनरल मैनेजर्स। जो मेरे चीफ जनरल मैनेजर्स होते हैं वो जितने भी एसबीआई की मेरी सब्सिडियरी वगैरह ही है उनके हेड होते हैं। उसके बाद आते हैं इनके नीचे फर्दर जनरल मैनेजर्स। एक तरह से देखा जाए तो मेरा एसबीआई का स्ट्रक्चर यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है। फर्दर ये मेरे जो बैंक सब्सिडियरीज वगैरह है उसमें ये सारे आए हैं। जनरल मैनेज के बाद डेप्यूटी जनरल मैनेजर, डेप्यूटी के बाद मेरे असिस्टेंट जनरल मैनेजर एंड सो ऑन, आरआरबीज या फिर रीजनल रूरल बैंक्स। आरआरबीज की हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे 3-4 चीज़ें, जैसे कि हम पीछे करते आए हैं बाकी बैंक्स में भी। हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंट्रो के साथ, आरआरबीज है क्या, कहाँ से आए वगैरह। उसके बाद थोड़ी सी हम आरआरबीज की हिस्ट्री देखेंगे। आरआरबीज एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मतलब है रीजनल रूरल बैंक्स। हम इंट्रो देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री के बाद आरआरबीज के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम लोग जाएंगे इसके स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारा शेयर होल्डर स्ट्रक्चर है, ना कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बाद हम इसके देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के लास्ट में हमारे इसका आएगा रोल, फंक्शंस या फिर इम्पोर्टेंस भी बोल सकते हैं आरआरबीज की। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं आरआरबी के इंट्रो। आरआरबीज है क्या, आरआरबीज को क्यों लाए वगैरह सारी चीज़ें हम लाइन से डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ जान लेते हैं, आरआरबीज को हम बोलते हैं ग्रामीण बैंक। ग्रामीण क्यों बोला वो चीज़ भी समझ लेते हैं। ग्रामीण मतलब होता है विलेज या फिर गांव। आरआरबीज जितने भी है मेरे सारे विलेजेस वगैरह में ही मिलते हैं, वहाँ पे ही ये सारे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो आरआरबीज को ग्रामीण बैंक भी बोला जाता है या फिर बैंक ऑफ द विलेजेस वगैरह वैसे भी हम लोग बोल सकते हैं। आरआरबीज को लाने का हम आगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लाइक उनकी क्या हिस्ट्री वगैरह रही, बट आरआरबीज को थोड़ा हम एक ओवरव्यू में समझ लेते हैं। आरआरबीज बेसिकली मेरे गवर्नमेंट की ऐसी एंटिटीज है जिनको मैंने माइक्रो लेवल पे सेटअप किया हुआ है ताकि पर्टिकुलर उस एरिया पे कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। आरआरबीज को या रीजनल रूरल बैंक्स को हम सिर्फ इसलिए लाए थे कि जितने भी मेरे स्मॉल सेक्टर फार्मर्स वगैरह, स्मॉल जो मेरा प्राइमरी सेक्टर है जिसमें जितने भी मेरे फार्मर्स वगैरह इंडल्ज है, उन सबको मैं फाइनेंस वगैरह के लिए हेल्प कर सकूं। उसके अलावा जो भी मेरे विलेजेस में स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज वगैरह है उन सबको फाइनेंस फैसिलिटीज आरआरबी प्रोवाइड कर सके। टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल लेबर्स, लैंडलेस
labor, small entrepreneurs of villages, RRBs were established. RRBs were also important as it wasn't feasible for RBI to reach each and every village or corner of our country and be dynamic in decision making, finance needs of that particular area. ठीक है, इतना समझ आ गया कि आरआरबीज मेरे है क्या. बेसिकली ग्रामीण बैंक है जो गांव-गांव में खोल दिए गए ताकि जितने भी मेरे वहाँ पे स्मॉल फार्मर्स वगैरह या फिर कोई भी लैंडलेस लेबर वगैरह या कोई भी है उन सबकी मैं फाइनेंस नीड्स वगैरह को मीट कर सकूं. इंट्रो के बाद अब हम थोड़ा समझेंगे कि आरआरबीज आए कहाँ से, इनकी इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई. तो अब हम लोग चलते हैं हिस्ट्री के ऊपर. ठीक है, आरआरबीज के इंट्रो के बाद अब हम लोग चलते हैं आरआरबी की हिस्ट्री के ऊपर. हिस्ट्री में अब हम देखेंगे आरआरबीज मेरी आए कहाँ से थे. आरआरबीज का एक चीज तो पहले समझ ले, आरआरबीज नरासिम हम वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशंस पे आरआरबी को मेरा कॉन्स्टिट्यूट किया था. अब इसका रीजन क्या किया गया था नरसिम्हम ग्रुप में, जब जो कि था ये मेरा था अराउंड 1970s के टाइम. इस ग्रुप ने क्या बोला कि जो मेरी इंडिया की पॉपुलेशन है जिसमें से 70% अभी भी रूरल पार्ट्स में रह रही है, रूरल इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करता है. इस इंडिया की डेवलपमेंट विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ दिस रूरल पार्ट पॉसिबल नहीं है. हमारी कंट्री ग्रो नहीं कर सकती, डेवलप नहीं कर सकती. तो नरसिम्हा ग्रुप ने क्या कहा कि इन सब की फाइनेंशियल नीड्स को मीट करने के लिए मेरे को आरआरबीज को इस्टेब्लिश कर देना चाहिए. एंड इनकी रिपोर्ट के बाद ही गवर्नमेंट ने आरआरबी का एक्ट लाया 1976 में और आरआरबीज को इस्टेब्लिश कर दिया. एक रीजन और दिया था नरसिम्हा वर्किंग ग्रुप ने, उसने ये बोला था कि जो मेरी रूरल पॉपुलेशन वगैरह है वो बैंकिंग वगैरह पे अभी इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करती, बल्कि अभी भी वहाँ पे मेरा जमींदारी सिस्टम वगैरह वो सब चला आ रहा है. तो अगर मेरे को उनके पास जो डिपॉजिट्स वगैरह है, जो उनके पास सेविंग्स वगैरह है, अगर वो मेरे को मेन स्ट्रीम में लेके आना है, उसके लिए बैंकिंग फैसिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड वो चीज़ तभी हो सकती है जब भी मेरा जो भी इंस्टीट्यूशन आए, जो इंस्टीट्यूशन मेरा बन के आएगा वो लोकल एरिया के अकॉर्डिंग हो और जो भी उसकी डिसीजन मेकिंग वगैरह हो लोकल बिलीफ वगैरह को लेके एड्रेस करे या वैसा चले. तो मेरे जो आरआरबीज है, आरआरबीज वगैरह उस पर्टिकुलर एरिया वगैरह के लिए बनाए जाते हैं. ठीक है, आरआरबीज मेरे इस्टेब्लिश हुए थे आफ्टर रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976, जिसमें हमारा जो सबसे पहला आरआरबी था, फर्स्ट आरआरबी वाज प्रथम बैंक. प्रथमा बैंक था जो कि 2 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जी का बर्थडे को इस्टेब्लिश किया गया था यूपी में, मुरादाबाद यूपी के अंदर. ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं. एक चीज़ और, जो प्रथमा बैंक था वो मेरा स्पॉन्सर्ड बाय सिंडिकेट बैंक था. ये स्पॉन्सर्ड वगैरह मैं भी आगे क्लियर करता हूँ ये क्या चीज़ है. ये आगे अभी जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर या शेयर होल्डर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उससे आप लोगों को समझ आ जाएगा सिंडिकेट बैंक. तो इसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि होने को तो हमें ऑब्जेक्टिव्स लेना था, बट ऑब्जेक्टिव से पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं. शेयर होल्डर स्ट्रक्चर क्या आता है इस बैंक का. छोटा सा टॉपिक है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, तो ये मैं बता देता हूँ. शेयर होल्डर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है. जो मेरा आरआरबीज है, आरआरबीज की फंडिंग 3 जगहों से डिवाइड होती है. आरआरबीज को तीनों जिन जगहों का कंट्रीब्यूशन है. सबसे पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा मेरा आता है स्पॉन्सर बैंक. सेंट्रल गवर्नमेंट मेरा 50% शेयर देती है, स्टेट गवर्नमेंट मेरा 15% देगी और बचा हुआ 35% मेरा स्पॉन्सर्ड बैंक देगा. ये इसका शेयर होल्डर स्ट्रक्चर है. उसके बाद हम लोग चलते हैं आरआरबीज के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर. आरआरबी के ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाते हैं, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, समझते हुए चलेंगे क्या है. एक चीज़ याद रखना, जैसे कि मैंने पहली वीडियोस में बताया था, चाहे वो नाबार्ड हो, सिडबी हो, एग्जिम हो, एसबीआई हो, जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वही मोर और लेस उसकी इंपॉर्टेंस भी होती है, फंक्शंस भी होते हैं, फीचर्स भी होते हैं, इंपॉर्टेंस भी होते हैं.
तो इनमें कंफ्यूज मत होना, अगर भूल जाते हो तो बस घुमा फिरा के लिख दो, मोर सारी चीज़ें सेम ही रहती है। अब ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में उससे पहले हम एक दो चीज़ें समझते हैं। गांधी जी ने बोला था कि लाइक जो रियल इंडिया है वो विलेजेस में रहते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं रियल इंडिया लाइज इन विलेजेस, तो इसलिए बोलते हैं कि लाइक जब तक हम अपने रूरल इंडिया की इकोनॉमिक को अपलिफ्ट नहीं करेंगे हमारा नेशन डेवलप नहीं हो सकता। इसलिए हमारे आरआरबीज है। आरआरबीज का मेरा मेन मकसद यही है कि मैं कैसे भी करके जो भी मेरी रूरल इकोनॉमी है उसको बूस्ट करूँ। बूस्ट करने के लिए क्या करना है, जो भी मेरे डिपॉजिट्स या सेविंग्स वगैरह वहाँ पे विलेजर्स के हैं उनको मैं मेन स्ट्रीम वगैरह में लेकर आऊँ, और अल्टीमेटली उसको यूज़ करके जिन भी जनों को उस एरिया में फाइनेंशियल नीड्स हैं उनकी नीड्स को मीट करूँ, ताकि अल्टीमेटली वो अपनी ग्रोथ भी करे और मेरे नेशन की भी ग्रोथ करे। अब इनके हम ऑब्जेक्टिव्स की साइड चलते हैं आरआरबीज के। सबसे पहला तो जैसे कि मैं स्टार्टिंग से बोलता रहा हूँ, पहला क्या होगा, क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना टू फार्मर्स, लेबर्स एंड अदर वीकर सेक्शन, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें मेरे को लगता है कुछ बताने की ज़रूरत है। सेकेंड, टू सेव पुअर फ्रॉम मनी लेंडर्स। जैसे कि मदर इंडिया एक फिल्म थी, उसमें देखा था कि लाइक पीढ़ियों तक कर्जे चलते रहते हैं, वो वगैरह वो सारी चीज़ें मेरे को ख़त्म करनी है, ज़मींदारी सिस्टम वगैरह वो सब हटाना है। तीसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ रीजन। अल्टीमेटली मैं ग्रोथ वगैरह कैसे लाऊंगा, फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड किया, डेवलपमेंट लाया, इकोनॉमिक ग्रोथ मेरी आ गई। प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। भाई तुम्हारे पास आइडिया है, लाओ मेरे को आइडिया बताओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप आ जाएगी। पैसे की नीड मैंने मीट कर ली तो। उसके अलावा ट्रेनिंग वगैरह भी आरआरबी कई बार हेल्प कर देते हैं कुछ एरियाज में। पांचवा, रिमूव इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। थोड़ा सा हैवी वर्ड है बट इसका मतलब बहुत आसान है। हमने कितनी बार देखा है एक पर्टिकुलर एरिया में एक विलेज तो बहुत ज़्यादा डेवलप है, एक एकदम अंडर डेवलप्ड है, तो उससे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को ख़त्म करना भी मेरा आरआरबी का ही काम है। ये मेरे छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि याद हो ही जाएंगे। इसके बाद हम लोगों का अगला था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो उसके ऊपर चलते हैं। एक चीज़ याद रखना, आरआरबी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का आरआरबी है ना वो ब्रांच टू ब्रांच भी वेरी कर सकता है, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है कि अगर दो ब्रांच में तुम्हें अलग अलग स्ट्रक्चर दिख जाए, वो पर्टिकुलर उस एरिया में एंड लाइक कौन से बिजनेस में वो आरआरबी इन्वॉल्व है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जनरली इसमें 6 से 7 डिपार्टमेंट होते हैं आरआरबी के हर उसमें, जिसमें सबसे ऊपर आते हैं, जैसे कि हर जगह होता है, सबसे ऊपर मेरे आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेरे तीनों जगह से आ रहे हैं, सेंट्रल से भी आ रहे हैं, स्पॉन्सर्ड से भी आ रहे हैं, स्टेट से भी आ रहे हैं। फिर आता है मेरा चेयरमैन और एमडी। एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर। एमडी के नीचे मेरा आता है जीएम। जीएम यानी कि जनरल मैनेजर। जनरल मैनेज के बाद मेरे चीफ मैनेजर या फिर रीजनल मैनेजर्स, उसके नीचे मेरे नॉर्मल मैनेजर्स, और लास्ट में असिस्टेंट मैनेजर या ऑफिसर्स, और एक और ले लो चाहे इसके नीचे असिस्टेंट्स, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है भी। उसके बाद एक चीज़ और, जो मेरी आरआरबीज है दे आर रेगुलेटेड बाय नाबार्ड। नाबार्ड में पिछली वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, वहाँ से पढ़ा जा सकता है, ठीक है। इसके साथ ही हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ख़त्म एंड मोर और लेस ये आरआरबीज भी फिनिश होता है। इसके बाद फंक्शंस और इम्पोर्टेंस है। फंक्शंस और इम्पोर्टेंस में मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स वाला ही सेक्शन कवर कर लेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके अलावा एक दो छोटी छोटी चीज़ें में आरआरबीज के बारे में और देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है बट लेकिन अगर आपको कंटेंट बनाना तो उसमें कर सकते हो। करेंटली 56 आरआरबीज हैं इस समय इंडिया में, ठीक है। आरआरबीज जो है दे आर रेगुलेटेड बाय नाबार्ड। नाबार्ड मेन बॉडी है। उसके अलावा आरआरबी में 3 शेयर होल्डर्स होते हैं मेरे, सेंट्रल, स्टेट और स्पॉन्सर्ड बैंक। सेंट्रल का होता है 50, स्टेट का होता है 15 और 35 होता है मेरा स्पॉन्सर्ड बैंक का। फर्स्ट आरआरबी मेरी प्रथमा बैंक थी जो कि मुरादाबाद यूपी में इस्टेब्लिश हुई थी, जिसका मेरा स्पॉन्सर्ड बैंक सिंडिकेट बैंक था, ठीक है। इसी के साथ आरआरबीज भी फिनिश होते हैं। इसके अलावा अगर आरआरबीज से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करो या हमें मेल भेजो, हम डेफिनेटली उस पर वर्क करेंगे। ऑपरेटिव बैंक्स, इससे पहले हम लोगों ने सबसे पहले देखा था बैंकिंग स्ट्रक्चर क्या है हमारी कंट्री का। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अबाउट द एपेक्स इंस्टीट्यूट जिसमें थे नाबार्ड, सिडबी, एग्जिम और भी चीज़ें ऐसे ही। उसके बाद मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था आरआरबीज। उसके बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कोऑपरेटिव बैंक्स। जस्ट लाइक आरआरबीज, कोऑपरेटिव बैंक्स का हम सबसे पहले देखेंगे ब्रीफ इंट्रो। कोऑपरेटिव बैंक्स है क्या, क्यों बने, कैसे बने, थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री, देन इसका पूरा स्ट्रक्चर, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, इम्पोर्टेंस, कुछ भी बोल लो। एग्ज़ाम्स में जनरली ये आएगा तो 3 या फिर 7.5 में मोस्टली आते हैं, जिसमें अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। 3 मार्क्स का है तो अबाउट हाफ पेज, और 7.5 का आ जाए तो अराउंड लाइक 2 पेज आर मोर देन इनफ। इसके अलावा एक टॉपिक मैंने और ऐड किया है जो कि अब तक एग्जाम में इतना पूछा नहीं गया, बट वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं लाइक अगर कभी आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आ जाए तो, वो है कमर्शियल बैंक वर्सेस कोऑपरेटिव बैंक। वो भी मैं इस वीडियो में कवर करूँगा लेकिन लास्ट में। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रो। इंट्रो को मीनिंग की तरह से भी ट्रीट कर सकते हो, लाइक बेसिकली यहाँ पे मैं मतलब बताऊँगा कोऑपरेटिव बैंक क्या है ताकि समझ आ जाए। एक चीज़ ध्यान रखिए कि लाइक मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ कभी भी मैं ज़्यादा इंग्लिश फोकस या वैसे कुछ नहीं करता, क्योंकि हम लोगों का एम ये है कि आपको एक बार टॉपिक समझ आना चाहिए। टॉपिक समझ आ जाए तो एग्जाम में आप अपने वर्ड्स में कुछ भी लिख सकते हो। तो जैसे कि आज हम लोग कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बात करेंगे, तो पहले इसकी मैं एक छोटा सा मीनिंग और डेफिनेशन लिख लेता हूँ, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं आसान भाषा में, आसान सी डेफिनेशन। A cooperative bank is a financial entity which belongs to its members who are at the same time the owner and customer of बैंक। कोऑपरेटिव बैंक मेरी एक ऐसी फाइनेंशियल एंटिटी है जिसमें जो मेरे मेंबर्स हैं वो ही उसके ओनर भी है और कस्टमर भी है। कोऑपरेटिव बैंक में जो वर्ड कोऑपरेटिव है वो मेरा वर्ड आता है कॉपरेशन से। कॉपरेशन में क्या है, अल्टीमेटली हम एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। वैसे ही कोऑपरेटिव बैंक क्या है, एक एसोसिएशन बन गई मेंबर्स की जिनका कोई भी कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है, कोई भी कॉमन बैकग्राउंड हो सकता है, या कोई भी कॉमन बिलीफ हो सकता है, जिसमें वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हेल्प कैसे करी, जिनके पास ज़्यादा पैसा है उन्होंने दूसरों को लेंड करा, जिन्होंने किया उनको इंटरेस्ट मिला, और जिन्होंने लिया उन्होंने इंटरेस्ट दिया। इसका एक और अच्छा एग्जांपल दो, ये टेक्स्ट बुक से रिलेटेड नहीं है बट समझने के लिए, जो हमारा बेसिकली मारवाड़ी वगैरह में जो कमेटी वाला हिसाब होता है वो भी एक तरह से कोऑपरेटिव बैंक का अच्छा एग्जांपल दिया जा सकता है, जिसमें लाइक ग्रुप ऑफ पीपल एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मनी पूल इन करते हैं, जिसमें रेगुलर, मंथली या फिर वीकली जैसे भी उनको करना है, किश्तें या ईएमआई टाइप्स होती हैं। जिसको नीड होती है वो ले लेता है, जिसको नहीं होती उसको उसके मनी पर इंटरेस्ट मिलता रहता है, प्रॉफिट मिलता रहता है। वो ये हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स। इसमें 2-3 चीज़ें समझने वाली और है। फर्स्ट, कोऑपरेटिव बैंक जो थे वो रजिस्टर हुए थे अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 में मेजर आए थे। ऑल्दो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1905 या 6 भी है जिसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा, बट जो मेरे मेन आए थे वो 1912 के बाद ही आए थे। कोऑपरेटिव बैंक्स आर गवर्नड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड बैंकिंग लॉज जो कि स्पेशली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए आया था 1965। मेरे जितने भी कोऑपरेटिव बैंक से होता है उसका रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि आरबीआई। ये चीज़ भी याद रखने वाली है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स क्यों आए, क्या ज़रूरत थी वगैरह। उसके बाद हम आगे स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं थोड़ी सी इसका हिस्ट्री या इवोल्यूशन पर। जैसे कि हम लोगों ने आरआरबीज में डिस्कस किया था, वैसे ही जो मेरे कोऑपरेटिव बैंक्स है उनका भी मेन जो मेरा एम था वो था रूरल एरियाज़ की फाइनेंशियल नीड्स को मीट करना। तो जो मेरा कोऑपरेटिव बैंक्स का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो भी मेरा बेसिकली रूरल एरिया की फाइनेंशियल नीड्स को मीट करने के लिए किया गया था।
अब जैसे कि मैंने बताया था, जो मेरे कोऑपरेटिव बैंक्स थे वो इस्टेब्लिश, या सबसे पहले उनके बारे में बात करी गई थी कोऑपरेटिव्स एक्ट 1904 में। लेकिन जितने भी मेजर अमेंडमेंट्स हैं वो मेरे 1912 वाले एक्ट में आए, जिसने बेसिकली बताया कि इन सारे बैंक्स को कैसे ऑपरेट करना चाहिए, गवर्नमेंट कैसे इनके ऊपर कंट्रोल रखेगी और इंश्योर करेंगे कि इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो पाती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हिस्ट्री से रिलेटेड आ जाए तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1904 का। इसके बारे में बताओगे कि लाइक रूरल इंडिया की जो फाइनेंशियल नीड्स थी उसके लिए कोऑपरेटिव बैंक्स को इस्टेब्लिश करने के लिए बोला गया अंडर दिस एक्ट। इसके बाद कुछ को इस्टेब्लिश कर भी लिया, लेकिन गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि हमें इन सब पे एक चेक भी रखना है, इनकी ऑडिटिंग भी करनी है और लाइक सारा ट्रांसपेरेंट वगैरह सिस्टम भी होना चाहिए। इसलिए अगला मेरा एक्ट आया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 19